हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स एम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर लेके आई हूँ क्लास 7th का। और इससे पहले मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पूरा का चैप्टर कंप्लीट किया है और उसके एमसीक्यू मैंने क्वेश्चंस करे थे। उससे ये है कि आपके जो भी चैप्टर में जो भी टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैंने वहाँ पे कवर अप कर दिया है और आप लोग उसको देखना। ये सारा मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। और ये वाला जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये भी मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ये पूरा एक चैप्टर का मैंने एक शॉर्ट मतलब पूरा एक शॉर्ट एग्जाम्पलर लिया है, तो जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं, ये अगर आप पॉइंट्स ही पढ़ लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑटोट्रॉफ के बारे में दे रखा है कि ऑटोट्रॉफ हमारे क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो स्वयं अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब जो अपना स्वयं खाना बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे ऑटोट्रॉफ हो जाते हैं। जैसे द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, वो जो अपने किस पर निर्भर होते हैं? प्लांट्स पर निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए, उसको हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। फिर ऐसे पैरासाइट्स, मतलब पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रहते हैं और डिपेंड होते हैं किस पर? होस्ट पर होते हैं फूड के लिए। ठीक है, दे ऑब्टेन फूड एट द कॉस्ट ऑफ देयर होस्ट, मतलब वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं अपने होस्ट से। वो अपना फूड किससे करते हैं? वो अपने होस्ट से ऑब्टेन करते हैं। तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? देखो, पैरासाइट्स में जैसे कि आपका हो जाता है ये कसकटा हो जाता है, अमरबेल हो गया, उसका दूसरा नाम होता है। तो ये क्या होते हैं? ये उससे अपना खाना जो है वो फूड को एब्जॉर्व करते हैं। क्योंकि जो कसकटा होता है ना, अमरबेल आपने सुना होगा, वो प्लांट एक बेल होती है, वो जिस पर भी चढ़ जाएगी बेल, वो उससे पूरा मतलब उसका पूरा निचोड़ कर देती है, उस दूसरे प्लांट को मार देगी। तो वो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किस पर होते हैं? जो क्या खाते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर एज फूड के रूप में होते हैं। वो होते हैं सैप्रोफाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर आता है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, जिसको ऐसी पत्ती जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये हेल्प करता है, मतलब ये जो हेल्प करती हैं, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी, यानी क्लोरोफिल हमारा किसमें? एनर्जी को कैप्चर करने में, किसकी? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है। और ये एनर्जी हमारी यूज़ होती है किसमें? सिंथेसाइज, यानी एक खाना बनाने में हेल्प करती है। किससे? CO2 एंड H2O से। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हेल्प करता है पत्ती में, सनलाइट की एनर्जी देता है, कैप्चर करने में मतलब हेल्प करता है। और CO2 और H2O से फूड बनाने में, मतलब फूड की क्या करता है? तैयारी करता है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे। पिचर प्लांट ग्रोज इन द सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, यानी पिचर प्लांट हमारा सॉइल में किस में ग्रो करता है? सॉइल में ग्रो करता है जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है। जो पिचर प्लांट है उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है और वो सॉइल में ग्रो करता है। पिचर प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, बट फॉर नाइट्रोजन सोर्स इट ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट, यानी पिचर प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो करता है, उससे क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट तो ले लेता है वो, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन लेने के लिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसी से ही नाइट्रोजन को लेता है ये पिचर प्लांट। ठीक है, इसका दूसरा नेम नेपंथीज भी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये लार्जेस्ट प्लांट है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि पिचर प्लांट ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है, किस लिए? मतलब पूर्ति करने के लिए नाइट्रोजन की। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ईस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फंजाई होती हैं। ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सभी फंजाई हैं और ये एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को किससे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से ये एब्जॉर्व करेंगे किसको? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं। और दे सीक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, अब ये क्या करेंगे? सीक्रीट करते हैं एक डाइजेस्टिव जूसेस को, जो हेल्प करती है उनको डाइजेस्ट करने में किसकी? ऑर्गेनिक मटेरियल,
को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्विंग न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हो गई, ईस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सभी चीज़ें फंजाई होती हैं। ये एब्जॉर्व करती हैं न्यूट्रिएंट्स को डेड एंड डिकेइंग मैटर से, और ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेंगी जो हेल्प करती है डाइजेस्ट करने में ऑर्गेनिक मटेरियल को। एंड इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे कि व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, यानी जब हम ऑब्जर्व करते हैं एक लोअर सरफेस, पत्ती की एक लोअर सरफेस को, जो पत्ती का जो लो वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, उसको अगर हम ऑब्जर्व करें एक मैग्नीफाइंग लेंस से, तो हमें क्या दिखाई देंगे, वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग दिखाई देती हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, हमें जब हम मैग्नीफाइंग लेंसेज के थ्रू जब हम पत्ती को देखते हैं उसकी लोअर सरफेस को, तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल ओपनिंग दिखती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा देखेंगे तो अब इसमें एक पॉइंट है कि लैमिना कौन सा पार्ट होता है। देखो एक पत्ती है, ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है, तो ये एक पत्ती है, पत्ती से ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट होता है ये हमारा लैमिना कहलाता है, और बीच वाली जो होती है मिडवेन होती है, और नीचे वाला पार्ट तो पेटियोल होता है, ये लैमिना बेस होता है। तो लैमिना जो होता है, एक तरीके से लैमिना क्या है, पत्ती से जो डंडी होती है ना, डंडी से ऊपर से लेकर उसकी जो टिप तक का जो पार्ट होता है वो हमारा लैमिना होता है। तो लैमिना इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। द मिडरिव इज द मिडिल प्रोमिनेंट वेन प्रोवाइड रिजिडिटी, यानी जो उसमें आपको इस टाइप की जो नज़र आती हैं डंडियाँ, तो वो क्या करती हैं, ये जो वेन होती है ना वो प्रोवाइड करती हैं रिजिडिटी टू लीव्स के लिए क्या करती हैं, रिजिडिटी देती हैं और एक्ट करती हैं एक चैनल की तरह फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O मिनरल एंड फूड मटेरियल। यानी ये क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट करती हैं किसको, यानी जो वेन होती हैं ये एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं पत्ती के लिए, और ये चैनल की तरह एक्ट करती हैं, यानी ये ट्रांसपोर्ट करती हैं किस चीज़ों को, वाटर को, मिनरल्स को और फूड मटेरियल्स को ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स यूजुअली लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स एंड टेक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी स्टोमेटा हमारा गैसेज एक्सचेंज में तो हेल्प करता ही करता है, यानी गैसेज एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन एंड CO2। और ये क्या होते हैं, एक मैन्यूट पोर्स होते हैं जो कि अंडर पत्ती के अंडर साइड यानी लोअर सरफेस में लोकेट होते हैं, और गैसेज एक्सचेंज में ये हेल्प करती है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान और रेस्पिरेशन के दौरान ये गैसेज एक्सचेंज में मदद करते हैं। और क्या होते हैं, ये इनके चारों तरफ एक गार्ड सेल से ये घिरे हुए होते हैं, सराउंडेड होते हैं बाय गार्ड सेल। ये होता है एक स्टोमेटा का पार्ट। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा 2 ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स, यानी 2 ऑर्गेनिजम्स एक गुड फ्रेंड है और लिव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं। एक प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जबकि जो दूसरा है वो प्रिपेयर करता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है एंड प्रोवाइड करता है फूड। यानी यहाँ पे दोनों को ही क्या है, फ़ायदा हो रहा है। एक तो हमारा शेल्टर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, दूसरा उस चीज़ को प्रिपेयर करता है और फूड को प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके के जो एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस एसोसिएशन। ठीक है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन कहते हैं, जैसे कि हमारी एल्गी और फंजाई हो जाती है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। फिर हमारा आएगा सैप्रोफाइट्स इज दोज विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो इससे पहले हमने पढ़ा है अभी। सैप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अदर ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे कसकटा। फिर आ जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर टू प्रोड्यूस, यानी जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं, CO2 को और वाटर को। जब वो CO2 और वाटर को यूज़ करेंगे खाना बनाते समय, तो क्या प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन
को प्रोड्यूस करते हैं, टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब CO2 प्रेजेंट होती है एयर में, जो कि प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर देते हैं किसकी सोर्स में, एज अ कार्बन सोर्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है CTET में। मुझे इसका वो नहीं पता, ईयर नहीं पता है, बट ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि CO2 प्रेजेंट होती है एयर में, जो प्लांट उसको यूटिलाइज करते हैं। अब वो कौन सा सोर्स है, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी, कार्बन था, नाइट्रोजन था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो फॉस्फोरस था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका कार्बन सोर्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो अब हम इसके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा, इन द प्लांट्स द शूट सिस्टम एंड लीव्स स्टे अबव ग्राउंड, दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर एनर्जी इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये है कि जैसे कि पोटैटो और जिंजर है, यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे पोटैटो एंड जिंजर। तो पोटैटो और जिंजर की जो रूट्स होती हैं वो मतलब ये जो पोटैटो और जिंजर है ये ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड होते हैं। तो इसमें ये बताना है कि ये अपना मतलब ये कैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है ये कैसे करते हैं और इनमें कैसे अपनी ये एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं। तो कैसे स्टोर करते हैं, तो उसका ये है कि प्लांट्स में, यानी इनके प्लांट, इन जैसे जो प्लांट होते हैं पोटैटो जिंजर, तो इन प्लांट्स में क्या होता है, जो शूट सिस्टम होता है, तो जो शूट सिस्टम होता है एंड लीव्स होती है ग्राउंड के ऊपर, ये तो अंडरग्राउंड होती हैं, तो जो ग्राउंड के ऊपर जो इनकी शूट सिस्टम और लीव्स जो होती हैं, ठीक है, तो ये प्रिपेयर करते हैं फूड को फोटोसिंथेसिस के द्वारा और अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं कहाँ पर, इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी ये शूट सिस्टम और पत्तियाँ ये तो हमारी इस ज़मीन के ऊपर होती हैं, ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, तो ये प्रिपेयर कर लेते हैं फूड अपना उस तरीके से। लेकिन जो एनर्जी को ये जो स्टोर करती है ना, वो करती है अंडरग्राउंड पार्ट। इनकी जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ होती है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के अंडरग्राउंड में होती है इनकी एनर्जी स्टोर। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो अबव ग्राउंड हो जाती है शूट सिस्टम एंड लीव्स में। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना। फिर हमारी नेक्स्ट आता है इसका अगला कि फोटोसिंथेसिस रिक्वायर करता है क्लोरोफिल एंड अ फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स। अब वो कौन से रॉ मटेरियल है, यानी फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की तो ज़रूरत होती है और कुछ अदर रॉ मटेरियल की होती है। अब वो रॉ मटेरियल कौन से होते हैं, वो होते हैं वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, लाइट एनर्जी एंड CO2। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होती हैं, वाटर, मिनरल्स एंड लाइट एनर्जी एंड CO2। ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस में ज़रूर मतलब यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि एक गोट है वो क्या करती है कि अ गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ अ स्मॉल प्लांट, यानी स्मॉल प्लांट की उसने सभी पत्तियों को उसने खा लिया है, ठीक है, जिसको हम बॉल्सम भी कहते हैं। हाउएवर इन अ फ्यू डेज, यानी कुछ दिन में क्या होता है, जो न्यू पत्तियां हैं उनमें स्प्राउटिंग दिखने लगती हैं। प्लांट में उसने पत्तियां तो सारी खा ली, लेकिन उस प्लांट में दोबारा से उसको क्या दिखने लगती हैं, स्प्राउट नज़र आ रहे हैं। तो बताना है कि प्लांट बिना पत्ती के कैसे सर्वाइव करेगा। तो कैसे सर्वाइव कर सकता है, तो प्लांट जो है अपना खाना स्टोर करता है किसमें, स्टेम में। प्लांट अपना खाना स्टेम में। अब जो अंडरग्राउंड जो जैसे कि पोटैटो जिंजर हैं अंडरग्राउंड होते हैं, ये अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं, ये अपना खाना अंडरग्राउंड में ही स्टोर करेंगे एनर्जी को, ठीक है। अब जो प्लांट है वो अपना खाना स्टोर करते हैं किसमें, स्टेम्स में एंड रूट्स में। तो प्लांट अपना खाना स्टेम्स में और रूट्स में स्टोर करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्लांट्स कुछ दिन के लिए, प्लांट्स यानी उसमें पत्ती तो है नहीं, गोट ने सारी खा ली, तो विदाउट लीव्स जो प्लांट हैं तो वो क्या है, कुछ दिन के लिए लाइव रहते, जो है लाइव रहते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं, अलाइव रहते हैं कुछ दिन के लिए विदाउट लीव्स में, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, बट कुछ दिन के लिए कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनका जो खाना है वो स्टोर हो रखा है स्टेम्स में। तो अब तक तो वो जीवित ही हैं स्टेम्स में और रूट्स में, तो तब तक के लिए उसमें स्प्राउटिंग तो नज़र आएगी, ग्रीन जब तक ग्रीन है तब तक तो उसमें नज़र आएगी, क्योंकि उसमें खाना कहाँ स्टोर कर रखा है, प्लांट्स ने स्टेम्स में और रूट्स में, ठीक है। तो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट लीव्स, बट कुछ दिन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट आएगा व्हीट डो इज़ लेफ्ट इन द ओपन, यानी जब हम गेहूं का आटा है हम उसको अगर खुले में छोड़ देते हैं
और कुछ दिन बाद क्या होता है कि इसमें एक फाउल स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिससे कि वो हमारे खाने के मतलब अनयूज़फुल होता है, हम नहीं खा सकते उसको, अनफिट होता है हमारे खाने के लिए। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है डो में, मतलब आटे में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो जो प्रोवाइड करेगा क्या, न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ईस्ट एंड अदर फंजाई। ठीक है, दीज ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू एमिट अ फाउल स्मेल, यानी इसमें ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट, उस आटे में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो जाता है जो प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स को, ईस्ट की ग्रोथ को, जो ईस्ट की ग्रोथ को, और जो एंड अदर फंजाई है उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, ये ईस्ट की और अदर फंजाई की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। और क्या करता है कि इसको तोड़ देता है, किसमें, ग्लूकोज में तोड़ देता है। जब वो ग्लूकोज को तोड़ देगा तो उससे क्या होगा, हमारा फाउल स्मेल जो है आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है वो ओपन एरिया में, इसलिए जो व्हीट डो है उसको नहीं रखा जाता है, इसलिए उसको मना करते हैं व्हीट डो को रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि उस डो में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है जो कि क्या करेगा, वो ईस्ट की ग्रोथ को, ईस्ट एंड अदर फंजाई की ग्रोथ को, वो मतलब ईस्ट की और अदर फंजाई की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि वो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में, और उससे क्या होगा कि वो एक फाउल स्मेल आना शुरू हो जाएगी और वो आटा खराब हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। हम इसके आगे पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन हमारी प्लांट ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन फार्मर जो ये क्वेश्चन है, तो लेकिन फार्मर्स जो हु कल्टीवेट पल्स क्रॉप्स, यानी फार्मर है वो पल्स क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहा है, जैसे कि ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, इन सबको, बट वो अप्लाई नहीं करता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कल्टीवेशन के दौरान। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि पल्स, आपने सुना होगा कि ना एक बैक्टीरिया होता है रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट में, जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। वैसे सिंपल प्लांट में हमें नाइट्रोजन इसेंशियल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, बट क्या होता है कि जो ग्रीन ग्राम, जो लेग्यूमिनस प्लांट के जो पौधे होते हैं ना, जैसे कि ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, तो इसमें ऑटोमेटिक, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता ही होता है। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, इनकी जड़ों में होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे जो है नहीं दे, मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता हो, तो इसलिए यहाँ पे इनमें ऑटोमेटिक इसमें नाइट्रोजन होता ही होता है। तो जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि रूट्स ऑफ पल्सेस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अ बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, और ये बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, विच विल बी यूटिलाइज्ड बाय लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट के द्वारा इसमें एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होता है, जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये आपको बताने हैं कि कौन कौन से इसमें होते हैं। जैसे कि मैंगो ट्री, मैंगो ट्री कैसा होता है, एक ऑटोट्रॉफ होता है, मैंगो ट्री ऑटोट्रॉफ होता है। मशरूम कैसा होता है, सैप्रोफाइट होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करता है। पिक्चर प्लांट होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो पिक्चर प्लांट कैसा हो गया हमारा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। फिर आता है हमारा कसकटा, कसकटा होता है एक पैरासिटिक, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं कसकटा को। फिर एलिफेंट हमारा हेट्रोट्रॉफ हो जाते हैं, तो एलिफेंट हमारे कैसे हो जाते हैं, हेट्रोट्रॉफ हो जाते हैं। तो यहाँ तक का ये है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब आता है यहाँ पे आयरन मिनरल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अब देखिए यहाँ पे कि क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए, यानी क्लोरोफिल का जब संश्लेषण होता है उसकी रिक्वायरमेंट जब होती है, तो उसमें कौन सा मिनरल काम करता है, आयरन मिनरल होता है यहाँ पे। तो आयरन मिनरल जो है रिक्वायर्ड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि आयरन को, हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्लोरोफिल में आयरन का क्या काम है, तो आयरन का काम है यहाँ पे, तो आयरन मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाते हैं जो हम लोग को कंफ्यूज कर देती है, तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखना कि जो पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो है ये इस चैप्टर से ही लिया गया, इस चैप्टर से ही है ये क्वेश्चन, तो ये मत सोचना कि आपकी ये इधर का उधर कर दिया है, इधर का उधर, ये चैप्टर में से ही लिए हैं, ये क्वेश्चन उसी के ही हैं ये। तो आप इसको रिवाइज करना, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, चैप्टर तैयार हो जाएगा आपका। फिर हम आगे बढ़ेंगे
फॉस्फोरस मिनरल इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी फॉस्फोरस मिनरल काम करता है यहाँ पे। तो जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कौन से मिनरल होता है इसमें, फॉस्फोरस मिनरल का इसमें मतलब फॉस्फोरस मिनरल क्या है इसमें, सभी सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। फॉस्फोरस मिनरल रिक्वायर्ड करता है, मतलब प्लांट उसको रिक्वायर करते हैं फॉस्फोरस को, कौन सी, लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, तो प्लांट लार्ज क्वांटिटी में फॉस्फोरस को ही जो है रिक्वायरमेंट होती है। एंड सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों चीज़ें किससे होती हैं, फॉस्फोरस मिनरल से ही। इनका जो मतलब इनका जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट कह दो, तो सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लिक एसिड है ये किसका है, फॉस्फोरस मिनरल का। और फॉस्फोरस ही लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। अच्छा, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट रिक्वायर करते हैं कितने, 17। तो 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं डज प्लांट रिक्वायर करते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पे क्लोरोसिस इज येलोइंग ऑफ द लीव्स। आपको पत्ती पर एक येलो कलर की जो है येलो कलर दिखता है जो पत्ती पर, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक, पोटेशियम और मैग्नीज। ये तीन है यहाँ पे, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीज। तो इन तीनों की कमी के कारण क्लोरोसिस नाम की डिजीज हो जाती है पत्तियों में, जिससे उनका कलर येलो दिखने लगता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एडीपी इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स। वो भी क्या करता है, फॉस्फोरस करता है। यानी एनर्जी को स्टोरेज और एडीपी को एटीपी में ट्रांसफर का काम क्या है, फॉस्फोरस करता है। मतलब फॉस्फोरस तो इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर यहाँ पे ना फॉस्फोरस अगर कहीं भी आपको नज़र आ जाए ना, जैसे अगर ऑप्शन में, तो फॉस्फोरस तो है ही है। सभी चीज़ों में फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड भी किसके बने हैं, फॉस्फोरस मिनरल के ही बने हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस। अब यहाँ पे आता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म। यानी फूड को जब तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है ऑर्गेनिजम्स में, वो कौन सी प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन प्रक्रिया। फूड को तोड़ने का काम करती है और एनर्जी को रिलीज कर रही है। ठीक है, तो क्या है वो, रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब आती है यहाँ पे साइटोप्लाज्म सराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस, यानी सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो किससे घिरा होता है, साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है। ठीक है, एक तरीके से सेल चैप्टर का भी आपका यूजफुल हो जाएगा सेल चैप्टर में। जबकि सेल जो है वो 9th में है, 9th या 10th में है, तो वो यहाँ से भी थोड़ा सा लिंक कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है, जबकि क्लास 7th का ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखना कि साइटोप्लाज्म है वो सराउंड करता है न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस जो है वो किससे घिरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है। फूड को, मतलब फूड को ब्रेकडाउन हुआ और एनर्जी रिलीज हुई, कौन सी प्रोसेस हुई, रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई। एनर्जी स्टोरेज हुई और एडीपी का एटीपी मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होना फॉस्फोरस का काम है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके आगे हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आता है कार्निवोरस प्लांट जो है ये ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, इनको इंसेक्ट्स को करते हैं कार्निवोरस प्लांट। ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो कार्निवोरस प्लांट जैसे कि हमने बताया था आपको क्या, पिचर प्लांट। तो कार्निवोरस प्लांट लैक दैट दे ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स नाइट्रोजन। तो क्या करते हैं ये, नाइट्रोजन करते हैं। नाइट्रोजन ये किससे लेते हैं, इंसेक्ट्स से लेते हैं। और कार्निवोरस प्लांट जो है ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो कार्निवोरस प्लांट हो गए वो एक तरीके से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करके। ठीक है, तो उसमें कार्निवोरस प्लांट में किस चीज़ की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। फिर आता है यहाँ पे म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन, जो कि अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो वो भी क्या होता है, एल्गी एंड फंगस होता है, एल्गी फंजाई। म्यूचुअलिज्म कह सकते हैं एसोसिएशन, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी जो है वो इनका ही काम होता है, एल्गी प्लस फंगस का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर क्लास 7th न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो गाइज ये जो है यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट होता है, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।
और गाइज़ आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर मोटिवेट करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। क्योंकि ये सारे जो नोट्स हैं ये मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ, खुद बना रही हूँ, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करिए। और ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके आगे जो है चैप्टर लेकर आऊँगी अगले वीडियो में। और जो ये क्लास 7th के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है वो फाइबर टू फैब्रिक है, क्योंकि इससे पहले मैंने कहा था कि फाइबर टू फैब्रिक लेकर आऊँगी, बट वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर लेके आई हूँ। और इससे और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैंने वैसे सारे क्वेश्चंस मतलब सारे पॉइंट्स इसमें देख लिए हैं, वही मैंने पॉइंट्स लेकर आई हूँ, क्योंकि बुक से अभी इतना हो नहीं पा रहा है, थोड़ा सा लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो इस वजह से मैं ना थोड़े से नोट्स प्रिपेयर करके तभी मैं आपको लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और ऐसी वीडियो में लेके आती रहूँगी। तो गाइज़ अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हमारा फाइबर टू फैब्रिक, क्योंकि मैं सीरियल वाइज चलूँगी। 7th 8 पहले 7th का कंप्लीट करूँगी, उसके बाद 8th 9th 10th ऐसे ऐसे टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हाँ थोड़ा ये है कि थोड़े थोड़े आपको लोग भी थोड़ा थोड़ा इससे पढ़ते रहेंगे, और मैं भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाती रहूँगी। इससे जो भी कुछ प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।